Hello everyone, this is the second lecture on equilibrium, and in this lecture we are going to start chemical equilibrium. As you know, in previous lecture we have discussed physical equilibrium, so let's continue with chemical equilibrium. So in previous lecture I have already told you the meaning of equilibrium. So in equilibrium, what is the common thing? That no change in the system takes place. So if you talk about the chemical equilibrium, obviously it has something to do with chemical reaction. So suppose we have a reactant and it forms a product. Now there will come a time when there is no more change in concentration of reactant and product, means the reaction will stop for you. So that condition is known as कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम आएगा उसके बाद और प्रोडक्ट फॉर्म होना बंद हो जाएगा, जितना प्रोडक्ट है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम कहेंगे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो ये तो ऑब्वियस है. नाउ अगेन अगर हम बात करें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की आप रिएक्शंस पढ़ते हो. वन इज इररिवर्सिबल रिएक्शन, तो आपने पढ़ी होगी, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था इररिवर्सिबल, एंड द सेकेंड वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन. दूसरी हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज इररिवर्सिबल रिएक्शन एंड देन अदर इज रिवर्सिबल रिएक्शन. तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है नहीं इन दोनों रिएक्शन में. तो आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, वो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करती है, व्हाइल इररिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एग्जांपल CaCO3. So on heating CaCO3 you will get CaO and CO2. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इट विल एस्केप इन एटमॉस्फेयर. तो फर्दर रिवर्स होना इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट. तो ये क्या इररिवर्सिबल रिएक्शन है. व्हाइल रिवर्सिबल रिएक्शंस टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली. सो फॉर एग्जांपल हम फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया. सो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन, इट विल गिव NH3. सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यहां पे ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो यहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इररिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं आप ऑलरेडी जानते हो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये डिटेल में पढ़ा था. अब हम बात करते हैं इस चीज की डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. So similar to physical equilibrium, chemical equilibrium is also dynamic in nature. तो जैसे कि physical equilibrium था उसी तरीके से chemical equilibrium का भी नेचर कैसा होगा? डायनेमिक होगा. Now how? ये डायनेमिक नेचर कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम आएगा रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्टेंट जितना बचा है उतना ही रहेगा, प्रोडक्ट जितना है उतना ही रहेगा, ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होगा ना रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन चेंज होगा. नाउ अगेन डज इट मीन दैट नो प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? Again, no. It means that the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. यहां पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है, मतलब रिएक्टेंट जो है इट कीप्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट, बट साइमल्टेनियसली साथ साथ एक और प्रोसेस होता है, वो ये कि जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट भी फॉर्म करने लगता है एट द सेम रेट. तो at chemical equilibrium what happens? The rate of forward reaction, rate of forward reaction मतलब reactants प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये करते रहते हैं. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड मीन्स जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट फॉर्म करना शुरू कर देता है. तो ये दोनों जब रेट बराबर हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. नाउ देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाउएवर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट हमको पता कैसे चला कि यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होती हैं. तो हमने यही एक एग्जांपल लिया था, इसी से हमको पता चला. सो वी हैड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इन अ कंटेनर. हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया थे, वो इक्विलिब्रियम में थे. मीन्स नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन जितना था उतना ही होता है, हाइड्रोजन का जितना था उतना ही रहेगा, और अमोनिया का जितना कंसंट्रेशन था उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है. देन इन अदर कंटेनर वी हैड नाइट्रोजन एंड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी हैड ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम आपको पता है, ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. तो ये क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स 2ND3. ये भी दूसरे कंटेनर में था, लगभग दोनों के सेम कंसंट्रेशन है और ये भी इक्विलिब्रियम में है.
अब यहाँ पे देखिए दो चीज हो सकती है, ये तो मैंने कहा ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये भी तो हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रही हो, लेकिन हमको ये कहां से पता चला कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होती हैं? इस एक्सपेरिमेंट से। अब हमने क्या किया, वी हैव मिक्स्ड दीज टू सिस्टम्स। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो एक कंटेनर में हमने ये रखा था, दूसरे में ये रखा था, और दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ व्हाट हैपेंस, ये सारी चीजें क्या हो गई, आपस में मिक्स हो गई। तो अगर सपोज फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इनमें से कुछ भी नहीं होती, दो ही चीजें हो सकती है ना, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कुछ भी नहीं हो रही है, या तो दोनों हो रही है सेम रेट से। तो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कुछ भी नहीं होती तो सबका कंसंट्रेशन एज इट इज रहता है, नाइट्रोजन जैसा है वैसा रहता है, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ड्यूटेरियम और NH3 ND3 सब एज इट इज रहता, किसी के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैव वी ऑब्जर्व्ड, कुछ टाइम के बाद हमको क्या देखने को मिलता है, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द कंपाउंड लाइक HD और NH2D और NHD2 कंपाउंड्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। नाउ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम दोनों का केमिकल बिहेवियर तो सेम रहेगा, भले उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मींस जो उनका वेट है वो अलग अलग है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस तो दोनों की सेम होती हैं। तो क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो मींस हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में तो कोई फर्क होगा नहीं, और क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कोई खास फर्क होगा नहीं, तो जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती हैं तो जरूरी नहीं है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाए, हाइड्रोजन का एटम ड्यूटेरियम के साथ भी कंबाइन हो जाता है। उसी तरीके से अमोनिया फॉर्म करते हुए हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन की जगह एक ड्यूटेरियम आ जाएगा तो ये बन जाएगा, दो आएंगे तो ये बन जाएगा, और इस तरीके से आपको ये सारे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। अगर ये कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसेस होते जा रहे हैं, मींस फॉरवर्ड प्रोसेसेस भी और बैकवर्ड प्रोसेस भी। अगर बैकवर्ड प्रोसेस नहीं होता तो ये नहीं बनता, फॉरवर्ड प्रोसेसेस नहीं होते तो ये नहीं बनते। इसका मतलब क्या हुआ, इट शोज दैट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, डायनेमिक होता है नेचर में। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द डायनेमिक नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। Now we will be talking about the characteristics of chemical equilibrium. So first of all we have to know that the chemical equilibrium is dynamic in nature. तो chemical equilibrium क्या होता है, dynamic होता है। physical equilibrium जैसी ही कुछ characteristics हैं chemical equilibrium की। Then there are so many characteristics like the chemical equilibrium is attained in a closed system. System क्या होना चाहिए, closed होना चाहिए, तभी chemical equilibrium attain हो सकता है। Then the concentration of each reactant and product remain constant in chemical equilibrium. जब chemical equilibrium होता है तो जो concentration जो होता है किसी भी reactant and product का, वो हमेशा क्या रहेगा, as it is रहेगा, उसमें कोई change नहीं आता है। And then जैसे कि मैंने आपको बताया कि chemical जो equilibrium होता है that is dynamic in nature। तो forward rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, जो मैं आपको already बता चुका हूं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो उनमें से द फर्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ व्हाट डज लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो ये बहुत ही सिंपल लॉ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है टू अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको लॉ ऑफ मास एक्शन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट डज इट से, इट सेज दैट इन अ chemical reaction, in any chemical reaction, the rate of reaction is directly proportional to the active mass. Remember, the rate of reaction is directly proportional to the active mass of each reactant raised to power their stoichiometric coefficient. तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मान लेते हैं ये केमिकल रिएक्शन है N2, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फिर मैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन ले लूंगा, प्लस 3H2 विल फॉर्म 2NH3। तो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन किस रेट से होगी, तो ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन ईच रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन होते हैं, जो आप आगे से लगाते हो, जैसे 3 मॉलिक्यूल्स इसके, 2 मॉलिक्यूल्स इसके, या इसका 1 ही मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। तो ये
कुछ इस तरीके से कहता है। सो दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मास? तो एक्टिव मास हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिव मास का मीनिंग क्या होता है। ध्यान रखिए, एक्टिव मास डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद मास। एक्टिव मास का मतलब आप मास मत समझिए। एक्टिव मास इज टेकन ईदर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक्टिव मास मास नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। उसका नाम एक्टिव मास है, इसका मतलब वो मास है, ये मत समझिए, वो मास नहीं होता है। एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास को आप दो तरीके से लेते हो, या तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर वो गैसियस सब्सटेंसेस हैं तो। अगर गैसियस रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन थी, तो तब हम उसको किस टर्म्स में लेते हैं? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो टेक इट इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब एक्टिव मास इज सेम एज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी वगैरह वगैरह। तो जब भी टर्म कंसंट्रेशन आती है तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन टर्म हम जो लेते हैं दैट इज मोलैरिटी, उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन मोलैरिटी ही होता है। तो बेसिकली हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? मोलैरिटी की ही बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक्टिव मास कभी भी आए तो ये गलती मत करना, ये मत सोचिए कि उसका मतलब मास होता है। एक्टिव मास का मतलब होता है उसका कंसंट्रेशन या फिर उसका पार्शियल प्रेशर, अगर वो गैसेस है तो। नाउ ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है। वो ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान रखिए जो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में जो रखता हूं इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस ब्रैकेट में अगर किसी भी रिएक्टेंट को मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूं तो उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको कैसे रीड किया जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो दिस वाज योर लॉ ऑफ मास एक्शन एंड देन नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है तो इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेना देना होगा केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो ये बात करता है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि कभी भी कोई भी रिएक्शन जो है वो क्या है, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है AA प्लस BB इज गोइंग टू फॉर्म CC प्लस DD। तो यहां पे देखिए कैपिटल ABCD जो है ब्लॉक लेटर्स में मैंने जो लिखे हैं, ये क्या है? दीज आर A एंड B आर रिएक्टेंट्स एंड C एंड D आर प्रोडक्ट्स। C और D क्या है? प्रोडक्ट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और स्मॉल ABCD जो है दीज आर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कुछ भी हो सकती है उनकी वैल्यू 1 2 3 4, तो वो तो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड रिएक्शन ले ली है, राइट। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? उसके लिए पहले हमको लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करेंगे उसी से हमको मिलेगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो मैं इसको डिनोट करता हूं RF से। RF इंडिकेट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ध्यान रखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैं किस चीज से डिनोट कर रहा हूं? RF से। RF, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कहता है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर A स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर B। यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन था। और दूसरा है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो RF था। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये क्या कहता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको मैं किस चीज से डिनोट करूंगा? RB से। तो RB से इसको हम डिनोट करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान रखिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है? देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाता हूं, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड RF की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से दैट इज इक्वल टू KF। KF क्या है? एक कांस्टेंट है, A रेज्ड पावर A इंटू B रेज्ड पावर B। यहाँ पे KF क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देन सिमिलरली मैंने क्या कहा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे RB से। सो RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड पावर D। अब ये कहां से आया? देखिए बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन यहां से इधर को होगी। अगर बैकवर्ड हो रही है रिएक्शन तो उस समय
रिएक्टेंट्स कौन है, सी एंड डी है, न कि ए एंड बी, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। तो जो प्रोडक्ट था वो तो रिएक्टेंट बन गया अब, और किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट के। यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। तो यहां पे आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे सी डी कहां से आया, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है तो उल्टा हो रही है रिएक्शन। तो यहाँ पे सी और डी से क्या बन रहा है, अगर ए और बी बन रहा है तो सी और डी क्या हो गए, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ए और बी क्या हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये कहता है आर बी इज इक्वल टू के बी मान लेते हैं, ये भी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, सी रेस्ट पर सी इंटू डी रेस्ट पर डी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक सिंपल सा काम हमको करना है, दैट इज एट इक्विलिब्रियम पे हम क्या करेंगे, क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही तो केमिकल इक्विलिब्रियम है। इट मींस एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, आरएफ इज इक्वल टू आरबी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरएफ, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ आरएफ, दैट इज केएफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पर बी इज इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पर डी। एंड अब हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं के एफ एंड के बी, इसको एक तरफ करते हैं और बाकी को एक तरफ करते हैं। तो के एफ बाय के बी इज इक्वल टू concentration of C raised power C into concentration of D raised power D divided by concentration of A raised power A into concentration of B raised power B. And this Kf by Kb, Kf is a constant, Kb is also a constant, तो constant by constant, इस constant को हम एक दूसरे constant से replace कर देते हैं, let us say K, इसको हम एक और constant K से replace कर देते हैं। So K is equal to क्या हो जाएगा, concentration of C raised power C into concentration of D raised power D by concentration of A raised power A into concentration of B raised power B. Now, this is what we call law of chemical equilibrium. So this expression, ये जो expression मिलता है हमको यहां से, यही expression क्या है, law of chemical equilibrium है। ये expression क्या कहना चाह रहा है, this says that the concentration of product each raised power their stoichiometric coefficient divided by the product of concentration of reactants each raised power their stoichiometric coefficient remains constant at equilibrium। तो यही तो ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो प्रोडक्ट होता है किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होता है उनके प्रोडक्ट का, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है, ईच रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उनकी पावर क्या होती है, उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होता है। तो ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन कब, इक्विलिब्रियम पे। ध्यान रखिए ये एक्सप्रेशन आपको केवल इक्विलिब्रियम पे मिलेगा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कब होता है, केवल इक्विलिब्रियम पे होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि ये कंडीशन आपको केवल इक्विलिब्रियम पे मिलेगी, और इक्विलिब्रियम से ही हमें ये कंडीशन मिलेगी। अगर ये कंडीशन नहीं मिलती तो ये एक्सप्रेशन भी नहीं मिलता। तो ये एक्सप्रेशन केवल किसके लिए वैलिड है, ये एक्सप्रेशन केवल वैलिड है फॉर इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने बताया अभी यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक और चीज लिखी है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस के, इसी के को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द concentration of products each raised power their stoichiometric coefficient to the concentration of reactants each raised power their stoichiometric coefficient। तो जो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है each raised power their stoichiometric coefficient डिवाइडेड बाय, और किसका रेशियो, कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट होता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का, उनकी पावर भी देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कब, when the reaction is at equilibrium। ये पॉइंट ध्यान में रखिए आप, जनरली आप इस चीज को भूल जाते हो। ये चीज तभी वैलिड होगी, ये k की वैल्यू इसके इक्वल तभी होगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, क्योंकि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो जो कंसंट्रेशन है वो तो अलग अलग होंगे, तो उस समय ये वैलिड नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन कोशिएंट। सो रिएक्शन कोशिएंट इज डिनोटेड बाय Q। सो Q इज इक्वल टू सेम कंसंट्रेशन ऑफ C रेज्ड पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज्ड पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज्ड पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज्ड पावर B। इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट।
तो ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट, अब आप कहोगे के और क्यू दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, अंतर क्या है दोनों में? इसको हम क्यू से क्यों डिनोट कर रहे हैं और इसको हम के से क्यों डिनोट कर रहे हैं? सो दीज क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन मिलता है आपको, ये सिर्फ एक कंडीशन पे मिलता है, when the reaction is at equilibrium। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो k की वैल्यू ये होगी। लेकिन क्या रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगी? हाँ, हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगी। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, ये तभी के लिए वैलिड है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो तब ये है, अगर है या नहीं है तो ये फॉरएवर रिएक्शन है, मींस ये हर कंडीशन के लिए वैलिड है। Q की वैल्यू और K की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल कब होगी? केवल तब होगी जब रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत यूजफुल है। जनरली एलिमेंट्री रिएक्शंस जब हम लिखते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो जाती है। आप रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो जाती है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर टेम्परेचर सेम है तो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। चाहे आप कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया का कंसंट्रेशन आप चाहे कुछ भी ले लो, इस रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए नहीं, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो के की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वो फिक्स रहेगी एट अ गिवन टेम्परेचर। ध्यान रखिए, टेम्परेचर चेंज होगा, के की वैल्यू भी चेंज होगी। बट अगर टेम्परेचर सिंपल है, टेम्परेचर कोई गिवन टेम्परेचर है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है, उस पे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, के की वैल्यू फिक्स रहेगी। कंसंट्रेशन आप कितना भी चेंज कर लो। अब आप सोचोगे कि कंसंट्रेशन चेंज करके वैल्यू चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आफ्टर ऑल ये रेशियो ही था एक, तो ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा लोगे तो अमोनिया भी ज्यादा फॉर्म हो जाएगा, उस हिसाब से के की वैल्यू पे फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के की वैल्यू ध्यान रखिए ये फिक्स होती है। देन दूसरी चीज जो आपके पास है दैट इज फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन। जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है उसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो देखिए, अगर यहां पे देखिए जो के की वैल्यू है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए? इसके लिए वो ये है C रेस्ट पावर C D रेस्ट पावर D अपॉन A रेस्ट पावर A B रेस्ट पावर B, कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट पावर B। ये किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए। अब अगर मैं रिएक्शन को उल्टा लिखूं, अगर रिएक्शन को मैं उल्टा लिखूं, कैसे? मींस मैंने ऐसे लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ए से उल्टा लिखा मैंने C प्लस DD, जो CC और DD है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो फॉर्म कर रहे हैं AA प्लस BB। तो अब क्या होगा? अब देखो ऊपर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? रिएक्टेंट आ रहा है। तो इसके लिए मैं K डैश मान लेता हूं। K डैश की जो वैल्यू है, K डैश की वैल्यू क्या आ रही है? K डैश इक्वल टू आ रहा है हमारे पास A रेस्ट पावर A, पहले प्रोडक्ट आता है न्यूमरेटर में, इंटू B रेस्ट पावर B डिवाइडेड बाय C रेस्ट पावर C इंटू D रेस्ट पावर D। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो वैल्यू थी K डैश की जो वैल्यू थी, इसका रेसिप्रोकल हुई कि नहीं? K डैश इज इक्वल टू 1/K। तो ये यही कहना चाह रहा है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के रेसिप्रोकल होती है। अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। देन देयर इज वन मोर थिंग, इफ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, जो केमिकल इक्वेशन है, इफ द केमिकल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर केमिकल इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स द स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहीं पे देखिए, इस रिएक्शन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2 2 हो जाएगा, तो पावर में भी क्या आ जाएगा? 2 2।
इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं सीधा यहीं पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C 2D 2A 2B, तो K डैश मान लेते हैं उस वैल्यू को। तो इस रिएक्शन के लिए जो K डैश की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, K डैश इक्वल टू होल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे K डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू K स्क्वायर। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा सबका। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, अगर मैं डिवाइड करता हूं 2 से, हाफ करता हूं तो पावर हाफ हो जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। कब, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं। 3 से डिवाइड करता हूं पूरी इक्वेशन को तो क्यूब रूट हो जाएगी K की वैल्यू। सो आई होप कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये समझ में आ गई होंगी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की समझ में आ गई होंगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस फॉर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस हैं। स्पेशली 3 बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। फर्स्ट थिंग, it will give you the idea whether a particular chemical reaction is going to take place in forward direction or backward direction। कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। उससे पहले हम एक और यूज देख लेते हैं एप्लीकेशन, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सबसे सिंपल चीज जिसको हम समझ सकते हैं बहुत इजीली कि ये आपको एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताता है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब मैंने कहा था ना कि यहाँ पे 3 तरीके की रिएक्शंस हो सकते हैं। कौन कौन सी, पहली वो रिएक्शंस जिनमें लगभग कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, लास्ट में जो रिएक्टेंट्स बचता है बहुत ही कम बचता है, इतना कम कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन से कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। देन देयर इज अ रिएक्शन इन विच द रिएक्शन स्टॉप्स इन द स्टार्टिंग। थोड़ी सी रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट थोड़ा सा बना ना के बराबर और रिएक्शन उसी समय रुक गई, तो आप क्या बोलोगे कि रिएक्शन बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर हुई है, शुरू में ही रुक गई है। एंड देन देयर इज थर्ड कंडीशन जहां पे आप कंपेयर कर सकते हो किसकी कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो मैंने कल ही आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है जब मैं आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा था। तो यहां पे इन 3 तरीके की रिएक्शंस को, तो कितना प्रोडक्ट बना कितना नहीं बना वो आपको किससे पता चलेगा, K की वैल्यू से पता चल जाएगा कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन बहुत आगे तक चली गई या शुरू में ही रुक गई या बीच में कहीं रुकी है, तो इसका आपको पता चल जाता है K की वैल्यू से। कैसे, देखिए सिंपल सी चीज है कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लेते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन थी, तो जितनी आगे तक प्रोसीड करेगी, मतलब जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और साथ ही साथ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता रहेगा धीरे धीरे। अब यहां पे देखिए K की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेस्ट पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में क्या है, रिएक्टेंट है। जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी, जितना ज्यादा आगे तक रिएक्शन होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और न्यूमरेटर उतना बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर उतना कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि K की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा आपको K की वैल्यू मिलेगी मतलब रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, उतने आगे तक रिएक्शन होगी। तो अगर K की वैल्यू हम मान सकते हैं कि K की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल K की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1000 से ऊपर वैल्यू लगभग होती है अगर K की, सो यू कैन से रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। जरूरी नहीं है कि पूरी ही कंप्लीट होगी, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग जो प्रोडक्ट बचा है, जो रिएक्टेंट बचा है, इसके बाद रिएक्टेंट ना के बराबर बचेगा, बहुत ही कम बचेगा। तो अगर K की वैल्यू 1000 से ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन काफी आगे तक हो चुकी है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इफ K लाइज बिटवीन, किसके बीच में है, 10 रेज़्ड पावर -3, 1000 मतलब 10 रेज़्ड पावर 3 होता है ना। सो इफ K लाइज बिटवीन 10 रेज़्ड पावर -3 टू 10 रेज़्ड पावर 3, अगर इस बीच में K की वैल्यू लाई करती है, एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कंपेरेबल, मतलब बीच में कहीं रुकी है, बहुत ही ज्यादा कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट भी नहीं हुई है और ऐसा भी नहीं हुआ कि शुरू में रुक गई है। तो यहां पे कंपेरेबल क्वांटिटीज होंगी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। एंड नाउ इफ द वैल्यू ऑफ K इज लेस देन 10 रेज़्ड पावर -3, इसका मतलब K की वैल्यू बहुत ही अगर कम है, बहुत ही कम कब होगी, जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा और न्यूमरेटर बहुत कम होगा। डिनोमिनेटर में क्या है, रिएक्टेंट, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचा हुआ है और प्रोडक्ट थोड़ा सा भी नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन शुरू में रुक गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर K की वैल्यू 10 रेज़्ड पावर -3 से भी कम आती है, बहुत ही कम वैल्यू आती है, 10 रेज़्ड पावर -3 आप समझ सकते हो 0.001, तो अगर इतनी कम K की वैल्यू आती है
तो रिएक्शन ऑलमोस्ट शुरू में रुक चुकी है। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक था कि कैसे हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन होगी, बहुत आगे तक निकल गई रिएक्शन या शुरू में ही रुक गई है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको बताई, वेदर अ रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई भी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, फाइंड आउट दिस विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू से आप पता कर सकते हो। तो कैसे, सपोज फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही हो, तो किसी भी रिएक्शन के लिए देखिए क्यू क्या देता है आपको, क्यू इज रिएक्शन कोशिएंट। ध्यान रखिए क्यू क्या है, ये क्या है, दिस इज रिएक्शन कोशिएंट। तो ये जो रिएक्शन कोशिएंट की जो वैल्यू होगी आपके लिए किसी भी रिएक्शन के लिए, ये क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड पर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इज द सेम, द वैल्यू ऑफ के इज सेम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड पर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड पर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन ये वैल्यू कब होती है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम इन दी एंड, रिएक्शन कहीं भी हो रही हो, इन दी एंड रिएक्शन ने आना तो इक्विलिब्रियम में ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही वो पॉइंट होता है जहां पे रिएक्शन आके रुकती है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होती है, मींस होती है लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में सेम होती है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ना के बराबर, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो जब रिएक्शन रुकेगी तो कहां पे रुकेगी, इक्विलिब्रियम पे रुकेगी। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, रिएक्शन चाहे कहीं पे भी प्रोसीड कर रही हो, आके वो कहां पे रुकेगी, इक्विलिब्रियम पे रुकेगी। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे होता क्या है कि अगर Q की जो वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ Q, ध्यान रखिए, इफ वैल्यू ऑफ Q क्या है, Q क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है, इज लेस देन द वैल्यू ऑफ K। Q की वैल्यू अगर K की वैल्यू से कम है, इसका मतलब क्या समझते हो आप, Q की वैल्यू कम है K की वैल्यू से, इसका मतलब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का न्यूमरेटर ऑब्वियसली कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मतलब प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, किससे, जो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए था, और क्यू में क्या है, कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन अभी प्रोडक्ट का कम है तो अभी और प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अभी और होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि लास्ट में इक्विलिब्रियम पे ही आना है, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए अभी और प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में आके बनाएगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा ना प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिए कि अगर वैल्यू ऑफ Q जो है वो कम होगी K की वैल्यू से, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर Q की वैल्यू K की वैल्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, बराबर है दोनों, तो ऑलमोस्ट रिएक्शन कहीं नहीं प्रोसीड करेगी, रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। कहां है, इक्विलिब्रियम में है। और अगर Q की वैल्यू ज्यादा हो जाती है K की वैल्यू से, अब देखिए फिर से वही चीज आ जाती है, अगर Q की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, इसका मतलब Q में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो गया है, किससे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से। तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। और मैंने फिर से बताया कि जो रिएक्शन होती है वो इन दी एंड आएगी तो इक्विलिब्रियम पे ही, तो होगा क्या, उसको प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा मतलब वो वापस क्या बनाएगा, उससे रिएक्टेंट बनाएगा, और वापस रिएक्टेंट बनाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कैसे जो K की वैल्यू है हमारे लिए इतनी हेल्पफुल है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी कोई भी रिएक्शन आपकी होती है, फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इफ वी नो द वैल्यू ऑफ K, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या क्या होगा, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, अगर हमको इनिशियल कंसंट्रेशन या ओवरऑल कंसंट्रेशन पता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मुझे पता है कि मेरे पास इतना रिएक्टेंट था शुरू में, तो इक्विलिब्रियम पे कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो इस
टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके पास आ सकती हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, दैट इज नोन एज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। सो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल जो हमारे पास है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं इनका कुछ ना कुछ लगभग लेना देना होगा ही ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से। सो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो यहां पे हमको 3-4 चीजों के बारे में देखना है। सबसे पहले हमको ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल समझना है और अलग अलग टर्म्स का, अलग अलग चीजों का इफेक्ट देखना है कि कैसे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल उनमें यूज होता है। सो नेक्स्ट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। चलिए तो देखते हैं कि ये क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इफ एनी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, एंड यू हैव ट्राइड टू चेंज द इक्विलिब्रियम, आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच इट अपोजेस द चेंज। तो इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होगा कि वो उस चेंज को अपोज करेगा। कुल मिला के ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि द रिएक्शन मीन्स एनी सिस्टम, इफ एनी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड देयर इज अ चेंज इन द इक्विलिब्रियम, अगर आपने उस सिस्टम में कोई चेंज किया, इफ देयर इज अ चेंज इन अ सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द चेंज इज अपोज्ड। हमेशा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब रिएक्शन जो है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो कभी भी नहीं चाहता कि उसमें कोई चेंज आए, हमेशा, क्योंकि हमेशा जो कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगी। और इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने चेंज किया है तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था अब तो उस पॉइंट पे रहेगा नहीं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में वो इस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम इफेक्ट देख सकते हैं और कैसे हम यूज कर सकते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल को डिफरेंट कंडीशंस के लिए। सो फर्स्ट वी विल सी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। सो अगर हम किसी भी सिस्टम में जो कि इक्विलिब्रियम में है उसमें कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, तो ध्यान रखिए क्या कहा गया है, क्या कहा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ने कि अगर कोई भी सिस्टम के और आपने उस सिस्टम में कोई चेंज किया तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इस चेंज को किया जा सके, मतलब इस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं। तो मैं यहां पे आपको डिटेल्स में समझा देता हूं, आप एक बार दोबारा से, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। सो हाउ डज इट अफेक्ट द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से क्या होता है देखिए। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे N2 प्लस 3H2 विल फॉर्म 2NH3, तो ये अमोनिया फॉर्म करेगा। नाउ ये एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। अब हमने क्या किया, ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई चेंज कंसंट्रेशन में नहीं आ रहा है। अमोनिया जितना था उतना ही रहेगा, नाइट्रोजन जितना था उतना ही रहेगा, हाइड्रोजन जितना था उतना ही रहेगा। हाउएवर ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है कि डायनेमिक है तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से होती रहेंगी। सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये क्या कहता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, अगर मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया, किसका, किसी का भी करके देख लेते हैं। चलो, तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज किया। चेंज कैसे किया, मैंने उसमें और नाइट्रोजन ऐड कर दी, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा। अब ये क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होता है कि उस चेंज को हमेशा अपोज करेगा। इसको ध्यान से सुनिए, ये क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा इस तरीके से शिफ्ट होगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा नहीं अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि इक्विलिब्रियम पे तो फिक्स कंसंट्रेशन रहेगा। आपने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज आपने क्या किया, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो अपोज करेगा, इसका मतलब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा सिस्टम। कैसे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा
तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन तब कम हो जाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, थोड़ा कम करेगा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसी तरीके से सेम हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, देखो कॉमन सेंस अब यूज कीजिए, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूज करते हो, ली-चाटलेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो इसका मतलब वो क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कब होगा? जब वो प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं उल्टा करूं, मैं नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम कर देता हूं या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कम कर देता हूं, किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर देता हूं, तो अगर मैंने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम कर दिया तो अगेन रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगी? चेंज को अपोज करेगा। आपने कम किया तो वो वापस उल्टा करेगा, इसका उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब ये अमोनिया से वापस उल्टी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, अमोनिया से ये नाइट्रोजन फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब अगर आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ाया तो रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम किया तो इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने लगेगी। उसी तरीके से आप अमोनिया के लिए भी कर सकते हो। अगर आपने अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो कम करने की कोशिश करेगा। कम कब होगा? जब अमोनिया ब्रेक होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। मतलब अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, और अगर आप जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का अमोनिया का कम करोगे तो क्या करेगा? उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिए, ये हमेशा सिस्टम हमेशा चेंज को अपोज करेगा। अगर आप कुछ चीज बढ़ाओगे तो कम करने की कोशिश करेगा, कुछ चीज कम करोगे तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आपने अमोनिया का कंसंट्रेशन कम कर दिया, हटा दिया कुछ अमोनिया वहां से, तो क्या होगा? ये और बढ़ाने की कोशिश करेगा उसको, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था चेंज इन कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि चेंज इन कंसंट्रेशन में हम कैसे ली-चाटलेस प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप कुछ और चीज चेंज करते हो, चेंज इन प्रेशर। अगर आपने प्रेशर चेंज किया, देखिए यहां पर क्या होगा, ध्यान रखिए। प्रेशर किसकी वजह से होता है आपको पता है, आपने स्टेट ऑफ मैटर में ऑलरेडी पढ़ा है दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो कोई भी गैस जो है उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। तो ये क्या कहता है कि चेंज अगर आप क्या करते हो, प्रेशर करते हो, तो देखो आप दो काम कर सकते हो, तो आपने प्रेशर बढ़ाया या फिर कम किया। तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। और अगर आपने प्रेशर कम किया तो वो प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो यहां पे देखिए रिएक्टेंट्स, गैसेस रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितने हैं? एक मॉलिक्यूल इसका है, 3 मॉलिक्यूल्स इसमें। ये कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म करते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म करते हैं। मतलब 4 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के, एक इसका और 3 इसके, 2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के फॉर्म करते हैं। तो आपको यह देखना है कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं या प्रोडक्ट साइड में। तो देखिए अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। मतलब प्रेशर कब कम होगा? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो ये रिएक्शन, ये पर्टिकुलर, जरूरी नहीं है कि सबके लिए हो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने किस साइड में कम है। तो ध्यान रखिए अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है। और अगर आपने प्रेशर कम किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स पे। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो कम करने की कोशिश करेगा। कम कब होगा प्रेशर? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। कैसे होंगे? जब वो रिएक्टेंट से यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। अगर यही रिएक्शन कुछ और होती, सपोज अगर यही रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती, N2O4, N2O4 क्या फॉर्म कर रहा है? 2NO2। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मान लीजिए, तो सेम यहां पे देखिए अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इस समय इधर नंबर ऑफ
गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उल्टा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर कम करोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करती है किस तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और किस तरफ कम है। तो आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल सी वन मोर चेंज, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो प्रेशर और कंसंट्रेशन को तो आपको समझ में आ गया। टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है, तो चलिए देखते हैं टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। आपको दो रिएक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा। वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड अदर इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, मेरे ख्याल से 8-9 क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो उसके बारे में। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या है? द reactions in which heat is evolved is known as exothermic and the reactions in which heat is absorbed is known as endothermic reaction। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्योंकि ये हीट इवॉल्व करता है, तो हीट इवॉल्व करने की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब करता है, तो क्योंकि वो सारी हीट एब्सॉर्ब कर लेता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, अगेन ली चैटलेट्स प्रिंसिपल हमको यूज करना है कि कोई भी चीज चेंज की आपने, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आपने चेंज किया, तो अगर आप चेंज करते हो किसी भी सिस्टम में, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर आप क्या कर सकते हो, या तो इंक्रीज करोगे या तो डिक्रीज करोगे। चलिए मान लेते हैं अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो कौन सी जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मैंने क्या बताया अभी, टेम्परेचर कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज एंडोथर्मिक। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज टेम्परेचर कौन से प्रोसेस में होता है, एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखिए, अगर कोई भी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल सपोज ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो ये जो प्रोसेस है वो जनरली लो टेम्परेचर पे होती है। और क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक का होगा उल्टी रिएक्शन जो होगी, तो रिवर्सिबल डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा, ध्यान रखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर वो हमेशा किसको सपोर्ट करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल ऑलवेज सपोर्ट एंडोथर्मिक। ध्यान रखिए, एंडोथर्मिक को सपोर्ट करेगा। और अगर इंक्रीज एंडोथर्मिक को सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैंने आपको बता दिया ली चैटलेट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो किसको सपोर्ट करेगा, एक्सोथर्मिक को। तो कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तो था आपका ली चैटलेट्स प्रिंसिपल ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, या आप देख सकते हो देयर इज वन मोर थिंग फर्स्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर कैटलिस्ट की हम बात करें, कैटलिस्ट आपको पता है, कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, बट इट डज नॉट अफेक्ट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, मींस चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, इससे इक्विलिब्रियम आपको जल्दी मिल जाएगा। मींस अगर कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद होना था तो इसमें 2 ही मिनट के बाद हो जाएगा, 1 ही मिनट के बाद हो जाएगा। तो रिएक्शन जल्दी जरूर हो जाती है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं डालता है। हाँ, सिर्फ एक चीज होती है कि इक्विलिब्रियम आपको जल्दी मिल सकता है, तो टाइम जो होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने में वो चेंज करता है, लेकिन बाकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या जो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की उसको चेंज नहीं करता, आगे पीछे शिफ्ट नहीं करता है। देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। कोई इनर्ट गैस अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहां पे देखिए दो चीजें हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में दो चीजें हैं। वन,
we can change the value, means we can change the value of pressure or we can change the value of volume. तो दो कंडीशन रख देते हैं कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कहां पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे और फिर कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कांस्टेंट प्रेशर। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम किसी भी इनर्ट गैस को लेते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, अगर इनर्ट गैस हमने ऐड कर दी तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, भले ही ओवरऑल प्रेशर सिस्टम का बढ़ जाएगा लेकिन पार्शियल प्रेशर किसी का भी चेंज नहीं होगा और इसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई इनर्ट गैस किसी सिस्टम में ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड देन वी हैव कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर से जरूर फर्क पड़ता है। कैसे कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई इनर्ट गैस ऐड की है। तो इनर्ट गैस ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज हो गया तो सबका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या क्या होता है। एक टॉपिक जो कि मिस हो गया है अभी, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज केपी। केपी क्या होता है, केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखिए ये हमने मिस कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। किसकी टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में। तो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका जो पावर होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, केपी की वैल्यू जो होती है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हमने क्या किया, पहले किसके टर्म्स में निकाला था, ये किसके टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो इसको हम सिंपल के से या केसी से भी डिनोट कर सकते हैं। नाउ केपी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है किसी भी गैस के लिए, क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यू कैन से P इज इक्वल टू जो प्रेशर होता है N बाई वी इधर आ जाएगा, N बाई वी नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम दैट इज कंसंट्रेशन। तो आप कह सकते हो कंसंट्रेशन दैट इज CRT, ये लिख सकते हो, राइट। तो मान लेते हैं यही हमारे पास कोई पर्टिकुलर रिएक्शन थी, कौन सी, वही AA प्लस BB इज गोइंग टू फॉर्म CC प्लस DD। यही हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए देखिए जो वैल्यू होगी PA मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू RT। उसी तरीके से PB की जो वैल्यू होगी, PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू RT। उसी तरीके से PC जो होगा, PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू RT। और PD, D का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर कैपिटल D, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ D इनटू RT। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली यहां पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको हम किस में लिखेंगे, केपी की टर्म्स में लिखेंगे। तो केपी की टर्म्स में क्या आ जाएगा, प्रेशर की टर्म्स में, जैसे कंसंट्रेशन की टर्म्स में बोला था ना कि K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेस्ट पावर C। तो यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन की जगह क्या आएगा, P में प्रेशर आएगा, दैट इज प्रेशर ऑफ C रेस्ट पावर C इंटू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेस्ट पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेस्ट पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेस्ट पावर B। तो Kp की जो वैल्यू है ये हो जाएगी। अब यहां से हम Kp की वैल्यू पता करते हैं। तो Kp की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहां से आप सिंपली पता कर सकते हो, वैल्यू पुट करते हैं हम यहां पे। तो Pc की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT रेस्ट पावर A मीन्स होल रेस्ट पावर C इंटू PD की जो वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ D, ध्यान रखिए इसका, इसमें गलती मत कीजिए, इंटू RT होल रेस्ट पावर D डिवाइडेड बाय AB है डिनोमिनेटर में, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट पावर A इंटू RT
होल रेस्ट पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान रखिए यहाँ पे आएगा बी इंटू आर टी रेस्ट पावर बी, राइट। तो यहां से आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा, केपी की जो वैल्यू आएगी यहां से केपी इक्वल टू, यहां पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस्ट पावर डी, ये मैंने अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पावर बी। अब इंटू आर टी, देखो आर टी की पावर क्या है, आर टी को मैं अलग कर देता हूं, तो इंटू क्या हो जाएगा आर टी रेस्ट पावर, देखो आर टी रेस्ट पावर सी, यहाँ पे पावर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी प्लस डी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए प्लस बी। सो ये जो है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एन से। किस चीज से डिनोट करते हैं हम इसको, डेल्टा एन से। डेल्टा एन से किसको डिनोट करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। नाउ ये वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है, ये होती है आपकी केसी। तो इसका मतलब केपी और केसी के बीच में भी हमको रिलेशन मिल गया। केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी या जस्ट के से भी डिनोट करते हो इंटू आर टी रेस्ट पावर डेल्टा एन। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। और एक और चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जब हमने इतना डिस्कस कर लिया, दैट इज द यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, ध्यान रखिए यूनिट ऑफ केसी। तो देखिए यूनिट क्या है केसी की, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट पावर सी इंटू डी रेस्ट पावर डी बाई ए रेस्ट पावर ए इंटू बी रेस्ट पावर बी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर रेस्ट पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, दैट इज मोल पर लीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट पावर डेल्टा एन, सी प्लस डी, देखिए पावर सी हो जाएगी, यहाँ पे डी हो जाएगी, सबकी यूनिट तो मोल पर लीटर ही है, तो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर रेस्ट पावर डेल्टा एन। और कंसंट्रेशन ऑफ जो केपी की वैल्यू जो है मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इसकी जो यूनिट होगी दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा पी सी रेस्ट पावर सी, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी दैट इज पास्कल, पास्कल रेस्ट पावर सी इंटू पास्कल रेस्ट पावर डी अपॉन पास्कल रेस्ट पावर ए इंटू पास्कल रेस्ट पावर बी। वो भी क्या हो जाएगी, ध्यान रखिए केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ केपी क्या हो जाएगा पास्कल, पास्कल रेस्ट पावर डेल्टा एन, पी ए रेस्ट पावर डेल्टा एन। या आप कह सकते हो अगर ऐसा यूनिट में नहीं लिखना है तो क्या हो जाएगी, प्रेशर जिस टर्म में लोगे बार की पावर डेल्टा एन, या फिर कोई और क्वांटिटी है जैसे एटीएम रेस्ट पावर डेल्टा एन, तो ये सब क्या हो गई इसकी यूनिट हो गई। तो केपी और केसी की जो यूनिट है वो कोई फिक्स यूनिट नहीं होती है, वो अलग अलग रिएक्शंस के लिए, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगी, वो डेल्टा एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये एप्लीकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की एक्चुअली। तो एप्लीकेशंस हमने ली चैटलेस प्रिंसिपल की डिस्कस नहीं की, तो कुछ नहीं है एप्लीकेशंस, आप देख लीजिए, मैंने आपको लॉ बता दिया है, लॉजिक बता दिया है। तो एप्लीकेशंस बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्रेशर देख लो कि अगर कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाई प्रेशर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, देखोगे कि प्रेशर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, या फिर वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग क्या करनी है, कंडीशंस चेंज करनी है। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं अमोनिया का। तो अमोनिया देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन प्रोसीड करे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर जो प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये कम करने की कोशिश करे, ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए रिएक्शन क्या होती है, हाई प्रेशर पे होती है। उसी तरीके से टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको लो करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। तो आप क्या चाहते हो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्रोसीड करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करे, तो आप टेम्परेचर क्या रखोगे, लो रखोगे। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया जो होता है वो बहुत ही हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे होती है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ली चैटलेस प्रिंसिपल बहुत सारे केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।